नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम प्रेमचंद की कहानी मंत्र पढ़ते हैं और देखते हैं कि मंत्र कहानी में प्रेमचंद किस मंत्र की बात करते हैं। तो मंत्र कहानी पढ़ने से पहले आइए हम प्रेमचंद के थोड़ा जीवन पे प्रकाश डालते हैं और समझते हैं उनका किस तरह से जीवन व्यतीत हुआ। तो हिंदी बहुत ही खूबसूरत भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसी विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल और कठिन के लिए बहुत कठिन बन जाती है। हिंदी को हर दिन एक नई रूप, नई पहचान देने वाले थे उसके साहित्यकार, उनके लेखक। उन्हीं में से एक है महान छवि श्री मुंशी प्रेमचंद जी। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया ही पलट दी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्यिक प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान महान साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार आज थे और वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति भी थे। प्रेमचंद जी के अब हम उनके पूरे जीवन को देख लेते हैं तो 31 जुलाई 1880 को बनारस के छोटे से गांव लम्ही में जहां प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। उनके दादाजी गुर सहाय राय जो कि पटवारी थे और पिता अजायब राय जो कि पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। जब प्रेमचंद जी महज 8 वर्ष की उम्र में थे तब एक गंभीर बीमारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में माताजी के देहांत हो जाने के बाद प्रेमचंद जी को बचपन से ही माता पिता के प्यार नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरी के चलते पिताजी का तबादला गोरखपुर हुआ और कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी प्रेमचंद जी को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। उनका बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही लगाव था जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना प्रारंभ किया और छोटे छोटे उपन्यास से उसकी शुरुआत की। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने की इसी रुचि को और बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने पुस्तक की थोक व्यापारी के यहाँ नौकरी प्रारंभ कर दी ताकि उनको वहाँ किताब पढ़ने का मौका मिलता रहे, जिससे वह अपना पूरा दिन पुस्तक पढ़ने में इस शौक को भी पूरा कर सकते थे। प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के दयालु प्रवृत्ति के थे। कभी किसी को बिना बात बहस नहीं करते थे। दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। घर की तंगी को दूर करने के लिए सबसे प्रारंभ में एक वकील के यहाँ 5 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी कर ली। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर विषय में पारंगत किया जिसका फायदा उन्हें आगे जाकर मिला। एक अच्छी नौकरी के रूप में मिला, एक अच्छी मिशनरी विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। हर तरह का संघर्ष उन्होंने हंसते हंसते किया और अंत में 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने अंतिम सांस ली। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र से अपने ही गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई थी। मदरसा में हर एक में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसे करते हुए धीरे धीरे स्वयं के बलबूते पर उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बड़ी कठिनाइयों से जैसे तैसे मैट्रिक पास की थी, परंतु उन्होंने जीवन के किसी पड़ाव पर हार नहीं मानी और 1919 में फिर से अध्ययन कर बीए की डिग्री प्राप्त कर ली। इनके विवाह
प्रेमचंद जी बचपन से किस्मत की लड़ाई से लड़ रहे थे। कभी परिवार का लाड प्यार और सुख ठीक से प्राप्त नहीं हुआ। पुराने रिवाजों के चलते पिताजी के दबाव में आकर बहुत ही कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। प्रेमचंद जी का यह विवाह उनकी मर्जी के बिना, उनके बिना पूछे एक ऐसी कन्या से हुआ जो कि स्वभाव से बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की और बदसूरत से थी। पिताजी ने सिर्फ अमीर परिवार की कन्या को देखकर विवाह कर लिया। थोड़े समय में पिताजी की मृत्यु हो गई। पूरा भार प्रेमचंद जी पर आ गया। एक समय ऐसा आया कि उनको नौकरी के बाद भी जरूरत के समय अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बेचकर घर चलाना पड़ा। बहुत कम उम्र में गृहस्थी का पूरा बोझ अकेले उनके कंधे पर आ गया। इसके चलते प्रेमचंद की प्रथम पत्नी से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसके चलते उन्होंने उसे तलाक दे दिया और कुछ समय गुजर जाने के बाद अपनी पसंद से दूसरा विवाह लगभग 25 साल की उम्र में एक विधवा स्त्री से किया। प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह बहुत ही संपन्न रहा। उन्हें उसके बाद दिनों दिन तरक्की मिलती गई। प्रेमचंद जी ने अपने कार्यों को लेकर बचपन से ही सक्रिय थे। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आखिर समय तक हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ करते रहे और हिंदी ही नहीं बल्कि उर्दू में भी अपनी अमूल्य वे लेखन छोड़ कर गए। लम्हे गांव छोड़ देने के बाद कम से कम 4 साल वह कानपुर में रहे और वहीं रहकर पत्रिका के संपादन से मुलाकात करी और कई लेख और कहानियों को प्रकाशित कराया। इस बीच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी कई कविताएं लिखी। धीरे धीरे उनकी कहानियां, कविताएं, लेख आज लोगों की तरफ से बहुत सराहना मिलने लगी, जिसके चलते उनकी पदोन्नति हुई और गोरखपुर तबादला हो गया। यहाँ भी लगातार एक के बाद एक प्रकाशन आते रहे। इस बीच उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन में भी उनका साथ देने के लिए सक्रिय भागीदारी रहे। उनके कुछ उपन्यास हिंदी में तो कुछ उर्दू में प्रकाशित हुए। 1921 में उनकी पत्नी से सलाह करने के बाद उन्होंने बनारस आकर सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपनी रुचि के अनुसार लेखन पर ध्यान दिया। एक समय के बाद अपनी रुचि में नया बदलाव लाने के लिए उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाने पर जोर दिया और वह मुंबई पहुंच गए। वहां कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह फिल्म पूरी नहीं बन पाई, जिससे प्रेमचंद जी को नुकसानी उठानी पड़ी और आखिरकार उन्होंने मुंबई छोड़ने का निर्णय लिया और पुनः बनारस आकर आ गए। इस तरह जीवन में हर एक प्रयास करते उन्होंने आखिरी सांस तक प्रयत्न। प्रेमचंद जी ने हिंदी जगत में अपना अमूल्य योगदान देने के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन अपनी लेखन से आज भी वह सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो इनकी अब आइए हम समझते हैं कि इनके जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा, लेकिन अब इनके कहानी किस तरह से अपने संघर्ष को दर्शाने का प्रयास किया है, इस मंत्र कहानी के द्वारा हम समझते हैं। तो मंत्र कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक शाम डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने का समय था। उसी समय एक बुढ़ा एक डोली के पीछे पीछे आया और मरीज को देखने की गुजारिश की, मगर डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बदहाल बड़े देखे थे और अपने नियम के पक्के थे। उन्होंने मरीज देखने से मना कर दिया। बूढ़े के पांव पड़ने पगड़ी पर तक रख देने का अवसर डॉक्टर साहब पर न हुआ और वे अपनी मोटर में बैठकर चले गए। बूढ़ा समझ चुका था कि उसका 7 वर्षीय बेटा अब न बचेगा। उनके 6 बच्चों का देहांत हो चुका था और अब वो आखिरी सहारा भी चला गया। बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह गुजर बसर करते, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते, रस्सी बेचता, नहीं तो उधार पर सामान लाता। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और 80 की उम्र हो चली थी। कोई पीछे रोने वाला न था, तो वे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उधर डॉक्टर चड्ढा खूब नाम और शोहरत कमा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटा कैलाश जो बहुत होशियार था। उसे सांप पालने का बड़ा शौक था और वह जड़ी इकट्ठी करने का।
जब वह 20 वर्षों का हुआ तो शानदार पार्टी रखी गई जिसमें डॉक्टर चड्ढा के दोस्त और कैलाश के भी दोस्त थे। उसकी प्रेमिका मृणालिनी ने सांप दिखाने को कहा, जिसे उसने मना कर दिया, पर दोस्तों के टिप्पणी करने और चढ़ा देने से वह तैयार हो गया। एक एक डब्बा खोल सांप दिखाने लगा। फिर किसी ने कहा कि सांप के दांत तोड़ दिए गए होंगे, पर कैलाश का घमंड हावी हुआ और उसने कहा कि वह सांप के दांत तोड़कर उन्हें काबू में नहीं करता, वे उससे पालतू है। एक सबसे जहरीले सांप को उठाया और उसे जोर से दबाया। सांप ने भी कैलाश का यह व्यवहार पहली बार देखा था और गुस्से से पागल हो गया। थोड़ी पकड़ ढीली होने पर सांप ने कैलाश की उंगली को डस लिया। कैलाश की जड़ियों में से एक लाकर घिसकर उस पर लगाया गया, बट उसका कोई असर नहीं हुआ। किसी ने झाड़ फूक करने वाले को बुलाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि वे अपनी सारी संपत्ति उसके कदमों में रख देंगे, बस उनके बेटे को बचा ले। एक आदमी भगत के पास गया और उसे सारी बात बताई। भगत ने जाने से मना कर दिया। सारी जिंदगी निस्वार्थ सबकी जान बचाई थी उसने, पर वह उस आदमी की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर साहब चड्ढा ने उस समय उसकी मदद न की थी जब वो अपने 7 वर्षीय जाते हुए बेटे को डोली लेकर गया था। पर उसके दिल पे बोझ सा था। वह आखिर उठ ही गया और डॉक्टर साहब के बंगले की तरफ गया और फिर देखा कि काफी भीड़ जमी थी और अब वे सब मेहमान कैलाश को मरा समझकर लौट रहे थे। बूढ़े ने कहा, अभी देर नहीं हुई, और उसने नहलाने के लिए कहा। सब पानी भर भर कर उसे नहलाने लगे और वो मंत्र पढ़ने लगा। फिर जब कैलाश की सांस खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न हुआ। डॉक्टर साहब जब भगत को ढूंढने लगे तो वह कहीं न मिला। वो घर जा चुका था। अपनी बीवी से कहा कि वह वही है जो एक दिन मेरे दरवाजे पे मदद के लिए आया था और मैंने उसकी मदद नहीं की थी। वो एक बड़ी सीख दे गया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी क्या है? तो यह कहानी एक मर्म स्पर्शी कहानी है। भगत अपने पुत्र के जीवन दान की याचना चड्ढा के समक्ष करता है, लेकिन चड्ढा उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अपनी बीमारी के कारण भगत का लड़का इस दुनिया से सिधर जाता है। डॉक्टर चड्ढा के लड़के का सांप ने जब डस लिया तो चड्ढा ने बूढ़े भगत को इलाज के लिए बुलाया था। पहले तो भगत ने ना कर दिया था, लेकिन रात में चड्ढा के लड़के के उपचार के लिए जाता है। उसके उपचार से चड्ढा के बच्चे की जान बच जाती है। तो आदमी को अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। मंत्र कहानी हमें यह संदेश देता है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदारी लेनी चाहिए। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे के सुख दुख में समान भागीदारी रखनी चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मंत्र कहानी इतना ही, और हम आगे और कहानी देखेंगे। हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी शव यात्रा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं शव यात्रा और देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने शव यात्रा के द्वारा हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमें यह समझ में आएगा कि इन्होंने अपने जीवन के अनुभव के द्वारा ये शव यात्रा किस प्रकार से रचित की है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 30 जून 1950 17 नवंबर 2013 तक जीवित रहे। वर्तमान दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जिले के बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव और देहरादून से प्राप्त की।
उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसकी उनके सहे वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे। वहां से दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। दलित साहित्य की क्या अवधारणा है, दलित साहित्य क्या है, उसको भी थोड़ा समझेंगे तो आप वाल्मीकि जी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो वाल्मीकि जी के अनुसार दलितों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। उनकी मान्यता अनुसार दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव का प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। इस आशय की पुष्टि के तौर पर रचित अपना आत्मकथा जूठन में उन्होंने वर्णित वर्ग की समस्याओं का अध्ययन आकृष्ट किया है। रचनात्मक अवदान क्या है? तो वाल्मीकि जी ने 80 के दशक से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वे चर्चित और स्थापित हुए 1997 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा जूठन से। इस आत्मकथा से पता चलता है कि किस तरह विभत्स उत्पीड़न के बीच एक दलित रचनाकार की चेतना का निर्माण और विकास होता है। किस तरह लंबे समय से भारतीय समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़ी चूहड़ा जाति का एक बालक ओम प्रकाश सवर्णों से मिली चोटों कचोटों के बीच परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ दलित आंदोलन का क्रांतिकारी योद्धा ओम प्रकाश वाल्मीकि बनता है। दरअसल यह दलित चेतना के निर्माण का दहकता हुआ दस्तावेज भी है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो मैं आपको यहाँ पे प्रमुख बताती हूँ। जो सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, चयनित कविताएं इनका जो रामचंद्र की किताबों में है। सलाम, घुसपैठिया, अम्बा एंड अदर स्टोरीज, छतरी, जूठन, जो अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आलोचना बहुत सारी इन्होंने लिखी है। तो ये सारी इनकी कृतियां हैं। नाटक में दो चेहरे उसे वीर चक्र मिला था, रसायन का शहर, कविता संग्रह बहुत सारे अन्य तरह के इन्होंने संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आदि में भाग लेकर अपनी भागीदारी दिखाया है। इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 1995 में परिवेश सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004, कथाक्रम सम्मान 2001, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2006 न्यूयॉर्क अमेरिका सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार 2008-9 में अलंकृत किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं शव यात्रा वाल्मीकि द्वारा रचित। तो लिखते हैं, मेरे लिए कहानी सिर्फ मनोरंजन या आनंद की अनुभूति देने वाली रचना मात्र नहीं है। कहानी को जीवन संघर्ष का साक्ष्य देना है, ऐसे अनुभवों का दस्तावेज बनाना है जो कदम दर कदम बाधाएं बनकर खड़े हैं। दहकते रक्त को सुन कर देने वाली यातनाएं हैं जो इतिहास नहीं बन सकी। वे व्यथा कथाएं हैं, जिंदा रहने और जीवन सरोकारों से जूझते पात्र कटु सच्चाई है जिन्हें कहानियों के माध्यम से दर्ज करने की कोशिश की गई है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। चमारों के गांव में मल्हारों का एक परिवार था जो जोहड़ के पार रहता था। चमारों और बल्हाड़ों के बीच एक सीमा रेखा की तरह था जोहड़। बरसात के दिनों में जब जोहड़ पानी से भर जाता था तब बल्हाड़ों का संपर्क गांव से एकदम कट जाता था। बाकी समय में पानी कम हो जाने से किसी तरह वे पार करके गांव पहुंचते थे। यानी बल्हारों के गांव तक जाने का कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता बनाने की जरूरत कभी किसी ने महसूस भी नहीं की थी।
जब किसी चमार को उसकी जरूरत पड़ती तो जोहड़ के किनारे खड़े होकर आवाज लगा देता। जोहड़ इतना बड़ा भी नहीं था कि बल्हारों तक आवाज ना पहुंचे। वह आवाज सुनकर वे बाहर आ जाते थे। परिवार में सिर्फ दो जन ही रह रहे थे। सुरजा, जिसकी उम्र ढल चुकी थी, और उसकी बेटी संतो, जो शादी के तीसरे साल में ही विधवा होकर मायके लौट आई थी। सुरजा की घरवाली को मरे भी 3 साल हो गए थे। घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां संतों ने संभाल रखी थी। सुरजा वैसे भी काफी कमजोर हो चला था, उसे सूझता भी कम था, लेकिन फिर भी गांव के छोटे मोटे काम वह कर ही लेता था। सुरजा का एक बेटा भी था जो 10-12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया था। कुछ साल इधर उधर भटकने के बाद उसे रेलवे में नौकरी मिल गई थी। इस नौकरी ने ही उसे पढ़ने लिखने की ओर आकर्षित किया था। किसी तरह उसने हाई स्कूल करके तकनीकी प्रशिक्षण लिया और रेलवे में ही फिटर हो गया था। नाम था कल्लू, जो अब कल्लन हो गया था। जब संतों की शादी हुई, सारा खर्च कल्लन ने ही उठाया था। सुरजा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कल्लन की शादी भी रेलवे कॉलोनी में ही हो गई थी। उसके ससुर भी रेलवे में ही थे। उसे पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई थी, जिसके कारण उसके रहन सहन में फर्क आ गया था। उसके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था। गांव का यदा कदा ही आता था, लेकिन जब भी वह गांव आता, चमार उसे अजीब सी नजरों से देखते। कल्लू से कल्लन हो जाने को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी दृष्टि में वह अभी भी बल्हार ही था, समाज व्यवस्था में सबसे नीचे, यानी अछूतों में भी अछूत। गांव में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। परिवार से बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह दो घड़ी बतिया सके। गांव के पढ़े लिखे लोग भी उससे कटे पटे रहते थे। आखिर वह था तो बल्हार ही, जो हड़ पार करने वाला। गांव वाले उसे कल्लू बहार बल्हार ही कहकर बुलाते थे। उसे वह संबोधन अच्छा नहीं लगता था। नस्वर की तरह उसे बीध की भावना से भरता रहता था। इस बार वह काफी दिन बाद गांव आया था। उसने आते ही बाबू सुरजा से कहा, मेरे साथ दिल्ली चलो, सरकारी मकान में एक साथ रहेंगे। ना बेटे, इब आखिरी बखत में यूं गांव क्यों चढ़ावे। पुरखों ने यहाँ आके किसी जमाने में मेरा डेरा डाला था, यही मर खप गए इसी माटी में। इस जोहड़ की डांग पे रह के जिंदगी काट दी, अब कहाँ जावे। सुरजा के आंखें मिच मिचाकर अपने मन की बात कही थी, जैसे अतीत में वह कुछ ढूंढ रहा था। कल्लन ने संतों की ओर देखा। वह तो चाहती थी कि जहालत से छुटकारा मिले, लेकिन बापू की बात काटने का उसमें न कभी पहले हौसला था न अब। बस चुपचाप बैठकर पैर से अंगूठे से मिट्टी कुदेर रही थी, जैसे उसका सोच उसे कहीं दूर ले जा रहा था, जहां दूर दूर तक भी कोई किनारा दिखाई ना पड़ रहा हो। कल्लन ने जोर देकर कहा, बापू, यहाँ न तो इज्जत है न रोटी की। चमारों की नजर में भी हम सिर्फ चंबलहार हैं। यहाँ तुम्हारी वजह से आना पड़ता है। मेरे बच्चे यहाँ आना पसंद नहीं करते, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। उसकी बात बीच में काट कर सूरजा बोला, तो बेटे यहाँ मत आया कर, हमारी तो कट गई। इसी तरह बस संतों की फिक्र है, यूं अकेली रह गई। यूं टूटा फूटा घर भी शायद अगली बारिश ना देख पावे। तुझे जो हमारी चिंता है तो तू इस घर को पक्का बना दे। सुरजा के मन में यह बात कई बार आई थी, लेकिन वह कह नहीं पाया था। आज मौका पाकर वह कह दिया, बापू, मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं उन्हें लगाकर क्या होगा। आपके बाद में तो यहाँ रहूंगा नहीं। संतो मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी। कल्लन ने साफ साफ कह दिया। सुनते ही सुजा भड़क गया। उसके मुंह से गोलियां फूटने लगी। चिल्ला कर बोला, तू मेरे मरने का इंतजार भी क्यों कर रहे हो। इसे आज ही ले जाओ और यहाँ अपने पैसों की धौस मुझे ना दिखा। अपने धौंस रख, यहाँ इसकी कटती है, इतनी कटती कटगी है, आग भी कट ही जाएगी। उन दोनों के बीच जैसे अचानक संवाद सूत्र बिखर गए।
खामोशी उसके इर्द गिर्द फैल गई। सुबह होते ही कल्लन दिल्ली चला गया। पैसों का बंदोबस्त करके वह हफ्ते भर में लौट आया। साथ में पत्नी सरोज और 10 साल की बेटी सलोनी भी आ गई थी। बेटे को वे इसकी ननिहाल में छोड़कर आ गए थे। कल्लन ने आते ही बापू से कहा कि किसी मिस्त्री से बात करो, कल ईंटों का ट्रक आ जाएगा। सुनते ही सुरजा की आंखों में चमक आ गई थी। उसे कल्लन ने उसे विश्वास दिला दिया था। वह उसी मिस्त्री की तलाश में निकल पड़ा। गांव में ज्यादातर मकान सूरत राम ठेकेदार ने ही बनवाए थे। सुरजा उसी के पास पहुंचा। ठेकेदार जी, मैं भी एक मकान बना दो। सूरज राम ने पहले तो सुरजा को ऊपर से नीचे तक देखा। तन तक ढककर कपड़ा नहीं और चला है पक्का मकान बनवाने। सूरज राम जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। उसने हंसकर सुरजा को टाल दिया। आज तो टेमना है, फिर बात करेंगे। सुरजा ने हार नहीं मानी। सुबह ही वह मुंह धुआ अंधेरे निकल पड़ा। पास के गांव में साबिर मिस्त्री था, पुराना कारीगर। सुरजा ने उसे अपने आने का मकसद बताया। साबिर मान गया था। ठीक है, मैं कल आपके देख लूंगा, अपना मेहनताना पेशगी लूंगा। ठीक है मिस्त्री जी, कहकर वो चले गए। जब वह लौटा, घर ईंटें आ चुकी थी। लाल लाल ईंटों को देखकर सुरजा की थकावट भूल गई। उल्लास से भर उठा। उसने खुशी से कहीं अधिक महसूस हो रही थी। जोहर पार ईंटें उतरती देखना गांव के लिए किसी आश्चर्य से कम की बात नहीं थी। पूरे गांव में जैसे भूचाल आ गया था। गांव के कई लोग जोहर के किनारे खड़े थे। रामजी लाल कीर्तन सभा का प्रधान था, जो ये सब देख रहा था। वह देखते ही उसका जो है गुस्सा जो है बढ़ने लगा। रामजी लाल की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने भीतर ईश्वर आदेश दबाकर उसने कहा, यूं तो चोरी करके तो पक्का मकान नहीं बनाने जा रहे हो। रामजी लाल की बात तीर की तरह सुरजा के सीने में उतर गई। उसे लगा जैसे कोई सूबेदार साहूकार सामने खड़ा धमकी दे रहा है। गुस्से पर काबू पाने का असफल प्रयास करते हुए सुरजा गुर्राया, प्रधान से क्या पूछना, फिर भी पूछ लो ना चाहिए था, कहकर रामजी लल्ला चले गए। लेकिन सुरजा को संशय में डाल गया। राम जी लाल सीधा प्रधान के पास पहुंचा। जोहर पार के हालात नमक मिर्च लगाकर उसने प्रधान बलराम सिंह के सामने रख दी। बलराम सिंह ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ सिर हिलाकर हाँ पर हाथ फेरा रहा। प्रधान भी घाघ था, वह रामलीला की फितरत से वाकिफ था। उसके जाने के बाद वह एक कुछ गमसीन सा हो गया। सुरजा बल्हार पक्का मकान बनवा रहा है, यह बात उसे बेचैन करने के लिए काफी थी। वैसे भी गांव के लिए अब उतना उपयोगी नहीं था सुरजा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि जोहर पर बल्हारों का पक्का मकान बन रहा है। रेलवे की कमाई है, ईंटों का ट्रक आ गया है, सीमेंट रेत बकरा सारी चीजें आ गई। मकान नहीं बन रहा है, छाती पर सबके हवेली बन रहा। खिड़की दरवाजों के लिए सागवान की लकड़ी आ रही है। लोग इस तरह से बातें करना सुनने शुरू कर दिए। सुरजा को देखते ही बलराम सिंह चीखा, अंटी में 4 पैसे आ गए तो अपनी औकात भूल गया। बल्लारों के यहाँ इसीलिए नहीं बसाया था कि हमारी छाती पर हवेली खड़ी करे। हुए जमीन पर तुम रहते हो हमारे बाप दादों की है। जिस हाल में हो रहते रहो, किसी को एतराज नहीं होगा। सिर उठा के खड़ा होने की कोशिश करो तो गांव से बाहर कर देंगे। बलराम सिंह का एक एक शब्द बूझे तीर की तरह सुरजा के जिस्म को छन्नी छन्नी कर गया था। सुजा की आंखों के सामने जिंदगी के खट्टे मीठे दिन नाचने लगे, जैसे कल की बात हो। क्या नहीं किया सुरजा ने इस गांव के लिए, और बलराम चुनाव के दिनों में एक एक वोट के लिए कैसी मिन्नतें करता था। अब सुरजा बल्हार नहीं, सुरजा ताऊ हो गया था। सुरजा ने एक सद सांस छोड़ी, बिना किसी जवाब किसी लिए वापस चला गया। बलराम सिंह ने आवाज दे के उसे, लेकिन रुक नहीं। बलराम सिंह की चीख अब गालियों में बदल गई, जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। घर पहुंचते ही सुरजा ने कल्याण से कहा, तू सच कहा था वो कल्लू, ये गांव रहने लायक नहीं है। उसकी मूछें गुस्से से फड़फड़ा रही थी, आंखें की कोर भीगे हुए थे।
बापू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ईंटें तो कोई भी खरीद लेगा, ये मकान नहीं बनने देंगे। कल्लन ने सुरजा को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। और और फिर वह गांव की हालत देखकर उसे डर लगने लगा, कहीं वह अकेला न पड़ जाए। पत्नी सरोज और बेटी सलोनी साथ आए हुए थे, लेकिन सलोनी को यहाँ आते ही बुखार हो गया था। सरोज के पास 2-4 गोलियां थी, वो दे दी सलोनी को, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। सरोज का मन घबरा रहा था, वह लगातार कल्लन से जाने की जिद कर रही थी। बेकार यहाँ मकान पर पैसा लगा रहे हो, संतो हमारे संग रहेगी। बापू को समझाओ, लेकर सुरजा को वापस समझाने में असमर्थ था। उसने सरोज से कहा, अब ये आखिरी वक्त में बापूजी की हम बात मान लेते हैं, चुप रहते हैं। सुरजा ने रात भर जमकर ईंटों की रखवाली की, एक पल भी आंखें इधर उधर नहीं की। सलोनी को बुखार कम ही नहीं हो रहा था। सरोज ने कल्लन से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। गांव भर सिर्फ एक ही डॉक्टर था, कल्लन उसे ही बुलाने के लिए चला गया। कल्लन को देखते ही डॉक्टर ने मना कर दिया, सामान्य पूछताछ करके गोलियां पुड़िया में बांध कर दे दी। कल्लन ने बहुत मिन्नतें की, डॉक्टर साहब एक बार चल के देख लो। डॉक्टर टस से मस नहीं हुआ। कल्लन ने कहा, मरीज को यहीं आपके क्लिनिक में लेकर आता नहीं, मत ले आना। कल से मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी, ये मत भूलो, तुम बल्हार हो। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी, ये दवा उसे खिला दो, ठीक हो जाएगा। कल्लन निराश होकर लौट आया। डॉक्टर ने गोलियां दी थी, वह असरहीन थी। बुखार दिन पे दिन उसका बढ़ता जा रहा था, और उसकी मां सरोज की चिंताएं भी ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। सुजा सुबह का दोपहर दोपहर का शाम थका हारा लौटते कर कल्लन से पूछा, क्या हुआ बापू? सुजा ने दिलासा दिल स्वर में कहा, थोड़ा क्या था, मिस्त्री कहीं दूर रिश्तेदारी में गया है, 10-15 दिन बाद आवेगा बेटे, मुझे ना लगे वे अब वो आवेगा। सुजा ने अपने मन की हताशा जाहिर की। बाप बेटे में बातचीत चलती रही। बात होते 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 कि उसकी फिर सुरजा ने पूछा कि उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, क्या अस्पताल ले जाना पड़ेगा? कल्लन ने चिंता व्यक्त की, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाऊं, कहीं कुछ ओपरा ना हो जाए? सुरजा ने मन की शंका को जताया। नहीं बाबू, मैं कल सुबह से लेकर शहर जाऊंगा, आज रात ठीक ठाक कट जाए। कल्लन ने स्वर में पूरी रात जागते हुए कटी। सलोनी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। सुबह होते ही कल्लन ने सलोनी को पीठ पर लाद कर उसे इर्द गिर्द पीठ से कपड़ा बांधकर सरोज के साथ ही धूप में चढ़ने से पहले शहर पहुंच जाना चाहता था। शहर गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर था, आने जाने का कोई साधन नहीं था। कल्लन ने गांव में संपन्न चमारों से बैलगाड़ी मांगी थी, लेकिन बल्हारों को वे गाड़ी देने से इनकार कर देते हैं। पीठ पर ही सलोनी को लेकर वह निकल पड़ता है। कल्लन की पत्नी सहारा देते हुए उसके पीछे पीछे चलती है। जल्दी जल्दी शहर पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते काटे कटे नहीं रह रहे थे। अचानक कल्लन को लगा जैसे सलोनी का भार कुछ बढ़ गया, बुखार से ताप उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसने सरोज से कहा, देखो तो सलोनी ठीक तो है? सलोनी के शरीर में कोई स्पंद नहीं हो रहा था। सरोज से दहाड़ मार मार कर चीख रही थी, मेरी बेटी को क्या हो गया? देखे वह हिल क्यों नहीं रही है? उसे रोने लगी। तरह सलोनी को ला रहे थे, देखकर उसका माथा ठनका। इस घर से निकालकर सड़क तक गया था, जमीन पर दो हाथ मार मार कर रोने लगा। कल्लन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उनका रोना धोना सुनकर संतो भी आ गई। उसे डांस बंधाने वाला कोई नहीं था। शहर से लौटने में उन्हें वैसे भी ज्यादा समय हो गया था, किसी को बुलाने के लिए समय ही नहीं था। वे रात भर इंतजार करने की स्थिति में नहीं थे। कल्लन चाहता था कि शाम होने से पहले ही दाह संस्कार हो जाए। सलोनी ने के शव को देखकर सरोज बार बार बेहोश हो रही थी। समस्या थी लड़कियों की, दाह संस्कार के लिए लड़कियां उनके पास नहीं थे। सुजा और संतो लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चमारों के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं किया। चमारों का शमशान गांव के निकट था, लेकिन उसने बल्हारों को अपने मुर्दे फूकने की इजाजत नहीं थी। कल्लन की मां के समय में भी ऐसी समस्या आई थी। चमारों ने साफ मना कर दिया था कि गांव से बाहर
लीन 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फूकना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याएं भी वह कल्लन जो है झेलता रहा। बल्हारों के मुद्दे को हाथ लगाने वाले यहाँ 100 में शामिल होने का गांव कोई व्यक्ति नहीं आया। तो जो छोटी जात के लोग मर जाते थे तो बड़ी जात के लोग उनकी शव यात्रा में कभी भी नहीं आते थे। उसे याद आने लगा कल्लन को कि रेलवे कॉलोनी में अम्बेडकर जयंती के भाषण उसे याद आने लगे। उसने तमाम विचारों को इकट्ठा किया, विस्तृत कर उसे भीतर उठ रही थी कि उसे लगा ये तमाम भाषण खोखले और बेधड़ बनावटी थे। कल्लन ने सूरजा से कहा, बापू और देर मत करो, उन दोनों के कपड़े में लिपटे शव को उठा लिया। स्त्रियों के शमशान जाने की रिवाज बल्हारों में नहीं थी, लेकिन संतों और सरोज के लिए इस रिवाज को तोड़ देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। संतों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख लिया, हाथ में आग और हांडी उठा लिया। पीछे पीछे सरोज उपलों से भरा टोकरा लिए चल पड़ी। इस शव यात्रा को देखने के लिए चमारी ने अपनी छतों पर चढ़ गई थी। उनकी आंखों के कोर भीगे हुए थे लेकिन बेबस थी। अपने अपने दायरे में कैद बल्हार तो आखिर बल्हार ही थे, अपने ही नहीं। उन्हें तो दूसरे के मुर्दे भी देख देने को आदत नहीं थी। चमारों का गांव और उसमें एक था बल्हार। कामिनी को समझने के बाद आइए हम उसके सारांश संसार पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो शव यात्रा एक विवादास्पद कहानी है। इसमें दो जातियों के बीच की ऊंच नीच को दिखाया गया है। सरजू का लड़का कल्लन अपने पिता को शहर ले जाना चाहता है, लेकिन जब वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव चला जाता है। गांव में उसके साथ दूसरे जात के लोगों द्वारा समय समय पर कुछ भेदभाव होता है। तो तब जब उसकी बेटी का इलाज बस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जाति की वजह से डॉक्टर मना कर देता है। इलाज के अभाव और समय पर शहर न पहुंच पाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो शव का अंतिम संस्कार करना चाहता है तो उसकी मदद को भी कोई नहीं आता। तो इस प्रकार कहानी का अंत बड़े ही दर्दनाक तरीके से जो है राम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिखाया है। तो शव यात्रा कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहानी जो है हमारे समाज में एक आईना है, हमारे समाज का जो समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को हमें दिखाती है और लेखक के द्वारा वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है, एक है। हमें ये जो असमानता है उसे दूर करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।